अमेरिका, जिसे हम दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर के रूप में देखते हैं, क्या वास्तव में ऐसा ही है या हमसे कुछ छिपाया जाता है और दुनिया की किसी भी कोने में कुछ भी हो, यूएसए का नाम ही क्यों आता है? तो चलिए आज डार्क साइड ऑफ अमेरिका की सीरीज में जानते हैं कि आखिर अमेरिका के काले पर्दे के पीछे क्या चल रहा है और क्या कहानी है नेटिव अमेरिकन की। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। बहुत दूर पश्चिम की ओर एक ऐसा भूभाग फैला था जिसे बाद में दुनिया ने अमेरिका के नाम से जाना, मगर उस समय वहाँ कोई झंडा नहीं था, ना ही कोई संविधान, बस वहाँ जिंदगी थी, कुदरत की गोद में पलती एक शांत संतुलित जिंदगी। ये जिंदगी किसी मशीन की नहीं बल्कि प्रकृति की धड़कनों पर चलती थी। ना कोई इमारत, ना सड़कें, ना सीमाएं, सिर्फ खुली जमीन, ऊंचे पहाड़, गहरी नदियां, घने जंगल, जिसमें जीवन एक लय में बहता था। इन जंगलों में, इन पहाड़ों के बीच, नदियों के किनारे वो लोग रहते थे जिन्हें आज हम मूल निवासी या नेटिव अमेरिकन कहते हैं। ये लोग किसी सरकार के अधीन नहीं थे, किसी लालच में नहीं जिए और ना ही किसी नक्शे में कैद थे। इनका रिश्ता इस धरती से वैसा ही था जैसे बच्चे का अपनी माँ से होता है, पवित्र, स्वाभाविक और गहराई से भरा हुआ। ये लोग जमीन को अपना नहीं कहते थे बल्कि खुद को जमीन का हिस्सा मानते थे। उनके लिए हर पेड़ में एक आत्मा थी, हर नदी में एक कहानी और हर चट्टान में एक स्मृति थी। उन्होंने कभी जंगलों को काटा नहीं, नदियों को कभी बांधा नहीं और जमीन को कभी रौंदा नहीं, क्योंकि वो मानते थे कि धरती उन्हें जीवन देती है, उसे नुकसान पहुंचाना एक महापाप है। लेकिन सदियों बाद उस धरती पर एक ऐसा कदम पड़ा जो उस लय को तोड़ने आया था। एक ऐसा कदम जिसने जंगलों की खामोशी को तोड़ा, नदियों की शांति को डुबोया और पहाड़ों के सीने में लोहे की सड़कों की कीलें ठोक दी। और यहीं से शुरू हुई वो कहानी जो रोशनी की चकाचौंध में छिपाई जाती रही है और उसकी परछाई आज भी अमेरिका की आत्मा पर मंडरा रही है। 1492 का साल था जब समंदर के रास्ते एक यूरोपीय नाविक उस जमीन पर पहुंचा जिसे आज हम अमेरिका कहते हैं। उसका नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस। इतिहास की किताबें उसे एक महान खोजकर्ता कहती हैं। इस पल को अमेरिका की खोज का नाम देती हैं, लेकिन सच्चाई इससे कहीं अलग थी। जिस धरती पर कोलंबस ने कदम रखा वो वीरान नहीं था, वहाँ पहले से लोग रहते थे। वो लोग जिनका इतिहास, संस्कृति, धर्म और परंपराएं उस जमीन में रची बसी थी। वो कोई खोज नहीं थी बल्कि एक ऐसी धरती थी जिसे जबरदस्ती दोबारा खोजा गया, लेकिन इस बार बंदूकों और झूठे वादों के साथ। कोलंबस और उसके पीछे आने वाले यूरोपीय लोग कोई पर्यटक नहीं थे। वो आए थे लूटने, कब्जा जमाने और अपने धर्म और सत्ता को फैलाने। देखते ही देखते यूरोप से जहाज की कतार लग गई, जिसमें व्यापारी थे, मिशनरी थे, सैनिक थे और उनके साथ आया था एक ऐसा जहर जो वहाँ की जड़ों को खोखला करने लगा। वे अपने साथ सिर्फ माल या धर्म नहीं लाए, उन्होंने साथ लाई बीमारियां जैसे कि चेचक, खसरा, प्लेग, जिनमें लाखों मूल्यवासी मारे गए। उनकी लाई बंदूकें जिनसे उन लोगों को डराया गया जो कभी जिंदगी को शांतिपूर्ण जीते थे। और सबसे खतरनाक चीज जो वो लाए थे वो था लालच। उस लालच ने जमीन को दौलत में बदला, इंसान को जरिए में बदला और आत्मा को संपत्ति में बदल दिया। मूल निवासियों की जमीनें हथियाई गई, उनके गांव जला दी गए, उनकी भाषाएं मिटा दी गई और धीरे धीरे उनकी पूरी सभ्यता इतिहास से लेकर गायब कर दी गई। जो एक समय इस धरती के संरक्षक थे वो अब खुद अपनी ही जमीन पर बेगाने बन गए थे। कुछ ही वर्षों में वो धरती जो कभी जीवन से भरी थी अब कहराने लगी थी। करोड़ों मूल्यवासी या तो मारे गए या महामारी में झुलस कर मर गए या फिर उन्हें उनके ही जंगल से निकालकर बंजर इलाकों में रिजर्वेशन के नाम पर कैद कर दिया गया। उन्हें एक किनारे कर दिया गया ताकि एक नई दुनिया की नींव रखी जा सके। एक ऐसी दुनिया जो समानता की नहीं बल्कि विशेषाधिकार की नींव पर बनाई गई थी, सिर्फ कुछ ही गिने चुने लोगों के लिए। लेकिन उस नई दुनिया को खड़ा करने के लिए जरूरत थी आज्ञाकारी और दम तोड़ चुके मजदूरों की। और यहीं से शुरू हुई इतिहास की सबसे काली हकीकत, इंसानों की गुलामी। अफ्रीका के गांवों पर हमला हुए, लाखों पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को जंजीरों में बांधकर समुद्र पार लाया गया। उनके नाम छीन लिए गए, उनकी पहचान मिटा दी गई। अब वो सिर्फ एक चीज थे, एक नंबर, एक बोझा, एक गुलाम। अमेरिका के खेतों में कपास उगाने से लेकर घरों में झाड़ू पोंछा लगाने तक, मिलों में मशीनों के नीचे काम करने से लेकर ऊंचे अफसरों की टेबल सजाने तक, हर ईंट, हर दीवार, हर कोना इन गुलामों के खून से सना हुआ। लेकिन इतिहास में उनके नाम तक दर्ज नहीं हुए। उनकी हड्डियों पर खड़ी हुई अमीरों की इमारतें तो गिनी गईं, मगर उनकी चीख, उनकी पीड़ा बस मिट्टी में मिला दी गई।
गुलामी सदियों तक चली और जब कागज पर उन्हें खत्म किया गया तब भी सच्चाई बदली नहीं, बस जंजीरों की शक्ल बदल दी गई। अब गुलामों को आजाद कहा गया, लेकिन उनका रंग ही उनकी सबसे बड़ी कैद बन गया। रंग भेद ने उन्हें अलग स्कूलों में बांटा, अलग बाथरूम दिए गए और बसों में उनके लिए पीछे की सीट तय कर दी गई। अगर किसी ने विरोध किया तो उनका इनाम था गोली, फांसी या उम्र भर की जेल। मार्टिन लूथर किंग जूनियर जैसे नेता उठे, उन्होंने हिंसा के खिलाफ अहिंसा का रास्ता चुना। Join with you today in what will go down in history as the greatest demonstration for freedom in the history of our nation. कई दशकों तक अश्वेत समुदाय को वो अधिकार मांगने पड़े जो उन्हें जन्म से मिल जाने चाहिए थे। इंसान होने का अधिकार, इज्जत जीने का अधिकार और एक ऐसा देश जिसे वो अपना कह सकें। और आज 2025 में क्या सब कुछ बदल गया है, या फिर वो जंजीरें आज भी मौजूद हैं, बस अब वो दिखाई नहीं देती। आज अमेरिका कहता है कि वह रंग भेद के खिलाफ है, उसकी फिल्मों में विविधता है, उसके पोस्टरों में हर रंग के चेहरे हैं और उसके नेताओं के भाषणों में बराबरी की बात की जाती है। लेकिन फिर एक दिन पूरी दुनिया एक वीडियो देखती है और जब लाखों लोग सड़कों पर उतरे ब्लैक लाइव मैटर की आवाज लेकर, तो ये साफ हो गया कि ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई, ये जंग आज भी जिंदा है। बस अखबारों की हेडलाइंस बदल गई हैं। मगर ये कहानी सिर्फ अमेरिका की सीमाओं के अंदर तक सीमित नहीं है। ये कहानी वहाँ भी चलती है जहाँ अमेरिका ने अपनी ताकत को लोकतंत्र की आड़ में हथियार बना दिया, जहाँ उसके फैसले दूसरे देशों के भविष्य तय करते हैं, जहाँ उसकी नीतियाँ बम बनकर बरसती हैं। वियतनाम एक छोटा सा देश जो अमेरिका के लिए खतरा नहीं था, लेकिन अमेरिका को कम्युनिज्म का डर था और इस डर में उसने उस देश को बर्बाद कर दिया। जंगलों को जलाया गया, गांवों को निस्तानाबूद कर दिया गया और नेपाम बमों से बच्चों तक की खाल झुलसा दी गई। फिर आया अफगानिस्तान और इराक, जहां आतंकवाद के खिलाफ जंग के नाम पर लाखों लोगों की जिंदगियां तबाह कर दी गईं। लोकतंत्र लाने के नाम पर सरकारें गिरा दी गईं, शहर खंडर कर दिए गए, मासूमों की लाशें आंकड़ों में बदल दी गईं। जब अमेरिका ने हमला किया तो ये नहीं देखा कि दुश्मन कौन है, बस ये देखा कि शक्ति किसके पास है। ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। सीरिया, चिली, ईरान, निकारागुआ, हर वो देश जहां लोगों ने अपनी मर्जी से कुछ करने की कोशिश की, अमेरिका ने वहां हस्तक्षेप किया। कभी CIA के जरिए सरकारें बदली गईं, तो कभी विद्रोहियों को चुपचाप हथियार दिए गए और जब किसी ने आवाज उठाई तो जवाब मिला, हम लोकतंत्र फैला रहे हैं। लेकिन असल में ये लोकतंत्र नहीं था, ये था नियंत्रण। एक ऐसी शक्ति जो तय करना चाहती थी कि इस दुनिया में किसे क्या हक है और किसे नहीं। लोकतंत्र का झंडा दुनिया भर में फहराया गया, भाषणों में, टीवी स्क्रीन पर हकीकत ये थी कि वो झंडा कभी इंसाफ के लिए नहीं फहराया गया। वो झंडा कभी तेल के लिए फहराया गया, कभी सत्ता के लिए और कभी अक्सर डॉलर के लिए। कई लोग कहते हैं अमेरिका को युद्ध से नहीं, युद्ध के बाद की तबाही से फायदा होता है। बम अमेरिका गिराता है, लेकिन जब वो देश राख में बदल जाते हैं तब वहाँ की सड़कों को बनाने, खदानों को खोदने और तेल निकालने के लिए अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियां पहुंचती हैं। तबाही एक बिजनेस बन जाती है और इंसानी जानें सिर्फ कोलेटरल डैमेज। लेकिन अमेरिका का अंधेरा सिर्फ बॉर्डर पर नहीं है, असली स्याही उसके अंदर ही है। उस अमेरिका में आज भी ऐसी बस्तियां हैं जहां बच्चे स्कूल जाने से पहले बंदूक की आवाज पहचानना सीखते हैं, जहां गरीबी इतनी गहरी है कि किशोर गैंग्स में शामिल होकर जिंदा रहने की जंग लड़ते हैं, जहां एक पूरे वर्ग को जानबूझकर उस सिस्टम में धकेला गया जिसे न्याय व्यवस्था कहा जाता है, लेकिन जो असल में एक शिकंजा है। हर 5 में से एक काला आदमी अपनी जिंदगी में किसी न किसी मोड़ पर जेल जाता है और ये कोई दुर्घटना नहीं है, ये एक व्यापार है। अमेरिका में जेल अब इंडस्ट्री बन चुकी है। प्राइवेट पर्सन जितने ज्यादा कैदी उतना ज्यादा पैसा। वहाँ इंसानों को गिनती में नहीं, प्रॉफिट में तौला जाता है। स्कूल जो बच्चों के सपनों की जगह होनी चाहिए, आज डर की जगह बन गई है। छोटे छोटे बच्चे बंदूकें लेकर स्कूल जाते हैं और फिर अगले दिन न्यूज हेडलाइंस बनती है स्कूल शूटिंग। The frightening scene unfolding into one of the deadliest school shootings in US history. अब कोई सदमा नहीं, एक रूटीन खबर है। बीमार होना वहाँ सबसे महंगी चीज है। लाखों लोग इलाज नहीं करवा सकते क्योंकि मेडिकल बिल उन्हें जिंदगी भर के कर्ज में डाल देता है। मानसिक बीमारी एक महामारी बन चुकी है, लेकिन उसका इलाज वहाँ एक लग्जरी है जो सिर्फ अमीरों को ही नसीब है। राजनीति जो जनता की आवाज होनी चाहिए, अब कॉर्पोरेट पैसों की कठपुतली बन चुकी है।
हर चुनाव में अरबों डॉलर बहते हैं और वही तय करते हैं कि कौन जीतेगा। आम आदमी की आवाज सिर्फ वोट तक सीमित रह गई है। इसके बाद वही लोग सत्ता में आते हैं जिनकी डोरें कहीं ना कहीं खींचती हैं। तो सवाल उठता है, क्या ये वही अमेरिका है जिसे दुनिया आज़ादी की जमीन मानती है, या फिर एक सुनहरे पिंजरे में कैद देश जहां सब कुछ दिखता तो है लेकिन कुछ भी वास्तव में अपना नहीं होता। और जब हम इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं, उस धरती की चीखें जहां मूल निवासियों को मिटा दिया गया, उन समुद्रों की गहराइयों जहां अफ्रीकी गुलामों की लाशें दफन हैं, उन खंडरों को जहां अफगानिस्तान और इराक जैसे देश बिखर गए, तब समझ आता है कि अमेरिका सिर्फ वो नहीं जो दिखता है। कभी कभी लगता है अमेरिका कोई देश नहीं, एक सपना है, लेकिन वो सपना किसी ने देखा था और किसी और की बर्बादी पर खड़ा किया गया। वो सपना उन लोगों का नहीं था जिनकी जमीन छीनी गई, उनकी पहचान मिटा दी गई या उन्हें अपनी ही धरती पर पराया बना दिया गया। सवाल ये रह जाता है कि क्या अमेरिका महान है, क्योंकि महानता सिर्फ ताकत से नहीं मापी जाती। क्या वो कभी उस आईने में झांकेगा जिसमें उसकी चमक नहीं बल्कि उसके घाव दिखते, या फिर वो हमेशा वही शीशा देखता रहेगा जो सिर्फ चमक लौटाता है लेकिन अंधेरे को छुपा लेता है। क्योंकि जब तक कोई देश अपने अतीत के सच का सामना नहीं करता, तब तक वो भविष्य में भी सिर्फ एक भ्रम बनकर रह जाता है। तो चलिए वीडियो के अंत में एक सवाल आपसे, क्या आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है? नहीं किया तो कर लो और आगे शेयर भी कर दो। जय हिंद।